हेलो एवरीवन। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्लास कन्वर्सेशन में आकर के एटलीस्ट यस नो टाइप कीजिए। ओके, थैंक्स। हमारा सेशन 10 बजे शुरू होने वाला है, तो हम लोग 10 बजे स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल मैं आप लोगों से कुछ इंटरेक्ट करना चाहूँगा। तब तक सारे पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखिए। यस मिस्टर धारिन कुमार जायसवाल, मैं आपको देख सक रहा हूँ। दीपक सेज यस एंड भरत पाटिल सेज यस। ओके भरत, मैंने आपको नोटिस कर लिया है। यस, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्राइवेट मैसेज में भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। यस जिगी सर, टेल मी। आप क्लास कन्वर्सेशन में मैसेज टाइप करके मुझे बता सकती हैं कि आप क्या पूछना चाह रही हैं, आपके क्वेश्चंस क्या हैं। ओके, मैं मेरी आवाज़ जा रही है? बस आई वांटेड टू कंफर्म। ओके, थैंक्स जिगेशा। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सून आफ्टर द वेबिनार आप लोगों को रेस्पेक्टिव ब्रांच के जहाँ पर भी आपने इंक्वायरी रेज की होगी वहाँ से आपको कॉल आएगा और वन बाय वन आप लोगों के डाउट्स वगैरह सारे सॉल्व किए जाएंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी हम लोग 10 बजे से सेमिनार से स्टार्ट करेंगे और सेमिनार को आप लोग ध्यान से सुने और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। और उसकी जानकारी अगर पॉसिबली, अगर आप लोगों के पास नोटबुक्स पेन कुछ है तो आप लोग ले करके रखें, जिससे कि अगर आप लोगों को वेबिनार के समय कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत हो तो आप लोग वो कम से कम नोट डाउन कर सको। आपको लगता है कि वो आपकी जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट होगा तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि हमें वेबिनार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करना पड़ रहा है, नहीं तो अमूमन हम लोग ये वेबिनार नहीं सेमिनार ऑफलाइन और क्लासरूम में या फिर किसी बड़े से हॉल में हम लोग कंडक्ट किया करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर दिस सिचुएशन जो हमारे कंट्री में है आज, हमारे कंट्री में ही नहीं पूरे विश्व में ये कोविड-19 का जो प्रकोप है उसके कारण हम लोग अभी घर में बैठ करके जो भी पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए करना, वो हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सेफ होंगे, आपके परिवार वाले सभी सुरक्षित होंगे, ठीक से होंगे। आप लोग भी लॉकडाउन के अंदर उतने ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं फील कर रहे होंगे, मोटिवेटेड भी अपने आप को रखना ज़रूरी है इस दौरान में। तो साथ ही साथ आप लोग का जो प्रिपरेशन चल रहा है इस सिविल सर्विसेज के लिए, वो भी आप लोग उसके मोमेंटम को बनाए होंगे। Yes, Dharin Kumar Jaiswal, event not started, event shall start after 10 o'clock। मैं वेट कर रहा हूँ ताकि सारे लोग आ जाएं। तब तक मैं आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास कन्वर्सेशन में जा करके आप लोग कुछ भी मेरे से मीन वाइल आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जब तक कि क्लास शुरू नहीं होता है। मीनवाइल तब तक मैं कुछ प्रिपेयर कर लूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें अपनी जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, ताकि आपको वो सारी चीज़ में बाद में दिक्कत ना आए। तो लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ फर्स्ट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। भरत पाटिल, इन्वायरमेंट के लिए हिंदी बुक आपको। ओके, भरत पाटिल इन्वायरमेंट के लिए हिंदी लैंग्वेज बुक।
बताना सर, हिंदी लैंग्वेज के लिए बुक वैसे आपको एनसीईआरटी में इक्की दुक्की किताबें हैं, लेकिन वो भी बहुत हल्की फुल्की दी गई है। लेकिन हिंदी मीडियम में कोई इन्वायरमेंट के लिए अभी वैसे कोई विशेष बुक अभी आई नहीं है मार्केट में। हाँ, लेकिन कुछ जैस इन्वायरमेंट के लिए मुझे जहाँ तक याद है एक ज्योग्राफी एंड यू करके किताब आती है, लेकिन वो भी इंग्लिश में है। उसके बाद फिर मैं आपको पर्सनली इसमें सर्च करके इन्वायरमेंट के लिए हिंदी की बुक आपको सर्च करके बताता हूँ। वैसे एक तो है जो कि बिहार में पढ़ी जाती है, यूपी में पढ़ी जाती है वो किताब, लेकिन उसके पब्लिकेशन और राइटर का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी बुक है। पर्यावरण, विश्व एवं पर्यावरण करके है। लेकिन मैं उस विश्व और पर्यावरण करके वो जो किताब है उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। पहले मैं भी उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लूँ कि आखिर किस पब्लिकेशन की है और राइटर का नाम क्या है, ताकि मुझे बताने में आसानी होगी। ठीक है भरत। एंड पार्थ नई, आईपीएस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? कोई बात नहीं, ये सारी कितनी चीज़ें आप लोगों को अभी ये सेमिनार्स के जरिए आपको जानकारी दी जाएगी। हाँ, भरत पाटिल सेज ओके ओके, थैंक्स भरत। एंड धारिन कुमार जायसवाल, क्या पूछना चाहते हैं धारिन आप? क्लास कन्वर्सेशन जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है चैट बॉक्स, वहां पर जाके क्लास कन्वर्सेशन में अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सूरज कुमार झा से काइंडली कंफर्म इवेंट स्टार्टेड और नॉट। सूरज, इवेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 10:05 तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि 10:05 तक जितने भी पार्टिसिपेंट से आ जाए। 10:05 बजे हम लोग शार्प इवेंट स्टार्ट कर देंगे। सूरज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो काइंडली यस नो में जवाब दें। ओके मिस्टर दवडा, हैज द सेशन स्टार्टेड? नो, नॉट येट। द सेशन विल स्टार्ट एट 10:05 शार्प, 10:05 AM। ओके अभी पटेल, यस ओके ठीक है। अभी मैं आपको देख पा रहा हूँ यहाँ से। मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी क्लियर होगा। किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो क्लास कन्वर्सेशन में जा करके आप लोग मैसेज मुझे कर सकते हैं। मैं तुरंत में अगर किसी भी तरह की टेक्निकल ग्लिचेस होगी तो उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। जिगर दवे, जिगर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मीनवाइल तो क्लास कन्वर्सेशन जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स बना हुआ है चैट बॉक्स, उसमें जा करके आप मुझे पूछ सकते हैं। आपने रेज किया है अपना हैंड तो कुछ पूछना चाह रहे होंगे। Yutika Acharya, from where we will get material or it will be provided by you? You shall get the material from the respective branches. We have a number of branches across India. तो आपको जिस भी ब्रांच से चाहिए वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन बिफोर वी शुड स्टार्ट, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से कॉल आ जाएगी और वहाँ से आपको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको मटेरियल्स वगैरह कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। हाउ मच टाइम नीडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? जिगर दवे, रीडिंग टाइम, एक्चुअली आई एम ऑल्सो डूइंग जॉब, सो इज इट पॉसिबल? सो आपकी सारी जानकारी, आपके सारे क्यूरियोसिटी जो है उनके बारे में जानकारी आपको सेमिनार में दी जाएगी। बस थोड़ी देर में हम लोग सेमिनार शुरू करते हैं। तो मीनवाइल पेशेंटली पहले 25 से 30 मिनट या 35 से 40 मिनट आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जैसे ही सेशन मेरी तरफ से ख़त्म होगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा आपको सवाल पूछने का। तो बारी बारी से आपके जो भी सवाल होंगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा, अगर टाइम परमिट करता है तो, ताकि आपकी वॉइस भी सुन सकूं। मैं यहाँ से आपके वॉइस को इनेबल करूंगा। लेकिन ज़्यादातर जानकारी आपको रेस्पेक्टिव ब्रांचेस से, जहाँ के लिए भी आपने इंक्वायरी रेज की होगी, वहाँ पर से आपको थोड़ी देर में एक एक करके कॉल आकर आनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप जानकारी ले सकते हो। भरत पाटिल से गुजराती लिटरेचर में आपके पास मटेरियल है? ऑफ कोर्स है,
लेकिन क्या है, इस सब के बारे में जानकारी आपको थोड़ी देर में मिलेगी। तो होपफुली अभी 10:03 हो गए हैं, थोड़ी देर में हम लोग इस सेमिनार को शुरू करेंगे। और मीनवाइल आपके जो भी एडिशनल काम है, कोई ऑफलाइन मोड पर है, जो भी आप लोगों को पेन और पेपर लेकर के बैठना है वो तब तक लेकर के बैठ जाएं, ताकि आपको मीनवाइल किसी भी तरह की चीज़ों को नोट डाउन करना हो तो आप कर सकें। और कोई भी आप आसपास कोई दूसरा काम कर रहे होंगे तो काइंडली अभी उन सबको दूसरी तरफ छोड़ दें, और अभी हम लोग इस सेमिनार की तरफ चलते हैं। दीपक सेज, डच चहल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स। चहल एकेडमी अभी तक किसी तरह की कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स तो प्रोवाइड नहीं करती है, हाँ, लेकिन हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज़रूर हैं और ऑफलाइन मोड के कोर्सेज ज़रूर हैं, और अभी आप लोग ऑनलाइन मोड पर क्लासेस ले सकते हैं। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आप मटेरियल्स चाहें तो हम आपको वो सारे मटेरियल्स ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं हार्ड कॉपी में, लेकिन वो भी कैसे होगा और कब हो सकता है ये सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। मैं ये जो भी आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, वो सारे के सारे हम लोग नोट डाउन करते जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, और जैसे जैसे ये चीज़ आती जाएगी हमारे पास, हम लोग एक एक करके सेमिनार खत्म होने के बाद ये सारे डाउट्स को लेंगे या सारी क्वेरीज को लेंगे और धीरे धीरे करके एक एक करके रिस्पॉन्ड करेंगे। इफ आई नॉट ज्वाइन क्लास, सो कैन आई परचेज द मटेरियल फ्रॉम योर अकेडमी। आपको इन सारी बातों की जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। Sarvam says, can you please wait for 5 minutes? My friends are joining soon. 5 मिनट हम लोग वेट कर सकते हैं, 5 मिनट वेट करने में कोई नहीं। मीनवाइल मैं आपके साथ हो सकता है तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। मैं देखता हूँ पहले मीडिया प्लेयर हमारे लाइब्रेरी के कंटेंट में है या नहीं। मीनवाइल आप इसे एंजॉय कीजिए, इसे देखिए और देखिए हम लोग जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं उसकी लाइफ कैसी है। क्या लबासना लाल बहादुर शास्त्री ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो यहाँ पर सेव करके रखा है आपके लिए कि आपका जो ड्रीम है सिविल सर्विसेज को क्रैक करना और सिविल सर्विस बनना, भारत के लिए सर्व करना, न केवल इंडिया में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब इंडिया को रिप्रेजेंट करना। तो ये जब आप क्वालिफाई करते हो इस एग्ज़ाम को, तो क्वालिफाई करने के बाद आपको किस तरह की लाइफस्टाइल मिलती है आपके एकेडमी में जहाँ पर कि आप जाते हो, और एकेडमी में जाने के बाद जब आप वहाँ के माहौल में रमते हो तब उसका व्यू ही कुछ और होता है। तो मैं आप लोगों को मीनवाइल जब तक सेमिनार फॉर्मली स्टार्ट नहीं करते हैं, आप लोगों को एक छोटा सा ग्लिप्स देना चाहता हूँ आपकी एकेडमी का, जो कि आपका सपना है, ड्रीम है, मसूरी में सिचुएटेड हमारे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन की। तब तक आप लोग देखें इसे थोड़ी देर के लिए और एंजॉय करें। Oak and cedar trees, misty hills, leaping langurs, mountain air and winding roads make the world of Mussoorie. After the erstwhile civil services training setup moved from Metcalfe House, New Delhi, the academy came to be housed in the Grand Charleville Hotel at Mussoorie. Dalai Lama's first home in India. The Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration is the apex training institution in India for all the recruits of civil service. It is named after India's second Prime Minister, himself an epitome of humility and honesty. Over more than 5 decades, the academy has trained young officers to run the administration of the country. A common foundation course is held for entrance to all India services and all Group A services of the Union. ये सारे IAS ट्रेनीज हैं। The fortunate few selected out of around 500,000 candidates are a diverse set, most importantly of different personality types, each of which finds ample avenues to excel within the foundation course. The objective of foundation course is to build camaraderie between officers of various services. This will bring them into close contact with one another to create personal bonds which can be put to use in their professional use.
The motto of the academy is Sheelam Param Bhushanam, meaning character is the prime virtue. The architecture of the academy ensures that its structures become specific abode of the values to be inculcated within the probationers. Gyan Shila houses most of the knowledge transactions in the academy. Lectures on various aspects of public policy and administration lay strong theoretical and practical foundations in the young officer trainees. Several eminent speakers, wide range of interesting lectures, state-of-the-art facility and use of interactive classroom methodologies contribute to academically stimulate the probationers. The academy also has an excellent in-house faculty comprising of officers on deputation and full-time professors. Events like quizzes and debates provoke thinking and questioning of beliefs of the trainees and expose them to new vistas of thoughts. The keen-type probationer is predominantly inclined to classroom activities, exams, and faculty interactions. Gradually, each of the trainees develops interests in academic fields, which they enhance in the Gandhi Smriti Library through readings and discussions. Almost all personality types are found flipping pages there during exams. The polo ground is a vital part of the collective muscle memory of the trainees at the foundation course. Spread over an area of 2 hectares, a daily march to and fro between the hostels and the ground located around 1.5 kilometers downhill, along with physical exercise every morning, is initially enjoyed by the cop-type probationers and feared by rest. So I think the climate and the location of the academy is very conducive to intense physical workouts. Besides, the physical trainers that we have in the academy have really pushed and gotten people out of their comfort zones to explore different physical activities, including running and different sports. Personally, I really enjoyed the cross-country race because of the route that we took and because fellow officer trainees were highly inspired. Regular yoga sessions held in the academy promote mental well-being with physical agility. The Happy Valley Sports Complex, with excellent facilities for athletics, football, badminton, squash and tennis, is the hub of post-class activities. The gymnasium has extensive training facilities for fitness enthusiasts and echoes with the music of the determined. The fitness acquired over the training period is put to test in the Himalayan trek. The location of the academy facilitates access to some beautiful trekking routes. Pristine rivers, lofty mountains, and verdant valleys fill the probationers with a sense of awe towards nature. Himalayan Trek was the most wonderful and memorable experience of my foundation course. It gave me an opportunity to make lifelong friends. It also was a wonderful experience in the sense that we did things which we never imagined that we could able to do. Along with the shortage of basic necessities of life, the challenging routes and the arduous climb to the top of the hills engender the values of collaboration and esprit de corps among the probationers. Professionalism distilled through knowledge and discipline are recognized every year by the academy through various honors and awards. The Karmashila building houses the officers' mess at LBS NAA.
which is the epitome of Shishtachar, or the officer-like qualities that the academy strives to instill in the probationers. The officers' mess at Labasne is one of the most vital parts of this institution. It caters to a mini India. Each state of the region is represented in the menu itself. We ensure that the probationers, they run the mess themselves, see the quality, hygiene, etc. Like the officers' mess committee, the different clubs and societies are managed by the probationers at LBS NAA. This nurtures their leadership and organization skills and prepares them for their actual work responsibilities. Through management circle, we should inculcate in all of us the quality of leader and also the sensitization. The vision for SOCA has always been to be a place of intellectual debate and conversation. For a lot of the participants that have been a part of our events, they've not only added a lot of energy to what we've wanted to do, but they've also been the very soul of everything that the team has tried to accomplish. The aim of the Fine Arts Association is to bring each and every officer trainee on the stage during the foundation course and to showcase their talent. Sampurnanand Auditorium, the heart of academic and cultural activities in the academy, with a seating capacity of 450, is the place of complete joy, as its name denotes. The annual A.K. Sinha one-act play competition brings out the theatrical talent among the OTs. So we had a very wide variety of events which included Saptavarna as well as Indradhanush. Through their awe-inspiring performances, they were able to inculcate a sense of respect for various cultures. I'm from Bhutan. For every Bhutanese officer trainees, every day is a big learning experience during this FC Foundation course. For a personal level, we can really strengthen and cement the age-old friendship between India and Bhutan, because we get a lot of opportunity to interact with the different officer trainees from different parts of the country. National integration and cultural harmony is managed. So everyone is in. Can you listen to me? अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो चैट बॉक्स क्लास कन्वर्सेशन में आकर के यस या नो, अगर जैसा भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप मुझे बताएं, ताकि हम लोग ये सेशन शुरू करें. ओके, थैंक यू आदित्य, यस सूरज. ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग यस. ओके देन फाइन, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. ये जो अभी आप लोगों ने थोड़ा बहुत वीडियो देखा, ये वीडियो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. उसके लिए यहाँ पर जब भी आप लोग सिविल सर्वेंट्स बनते हैं तो आप लोगों की पहली ट्रेनिंग यहाँ ही होती है. उसके बाद फिर आपको आपके रैंकिंग के हिसाब से, चाहे आपको आईएएस मिले, आईपीएस मिले, आईआरएस मिले, फिर आपको डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है. जैसे नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, बड़ौदा हो गया, ऐसे सब जगह पर डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या मिला है. तो चलिए अभी हम लोग लेट अस स्टार्ट और अपने सेशंस को शुरू करते हैं. एवरीबॉडी कैन सी दिस? अगर सब लोग देख पा रहे हैं तो लेट अस स्टार्ट विद द सेमिनार. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपीएससी की. तो यूपीएससी जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कहते हैं. और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसके शुरुआती बात करें तो यूपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लगता है हमें सिविल सर्विसेज के लिए वो ही हमें अपॉइंट करता है, लेकिन यूपीएससी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है. हमारे कंट्री में यूपीएससी का काम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना है. आर्टिकल 315 में यूपीएससी के बारे में वर्णन है, यूपीएससी के बारे में दिया गया है. लेकिन ये एक इकलौता ऐसा संस्था नहीं है जिसका कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है. अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कानून कोई भी नहीं है हमारे देश में. अगर हम अपने देश के बारे में बात करें
तो हमारे देश में कोई भी एक्टिविटीज होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके होती है, यानी संविधान के अंदर रह करके होती है। अगर मान लो कि मैं म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ और से मैं सूरत का म्युनिसिपल कमिश्नर हूँ, तो सूरत की म्युनिसिपलिटी जितने भी कानून बना रही है, तो सूरत की म्युनिसिपलिटी तो अपना कानून बना रही है, लेकिन ये ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो कि हमारे संविधान से अगेंस्ट हो या संविधान से परे हो। यानी सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर भी वो सारे कानून बना सकती है जो हमारे संविधान के अंतर्गत आता हो, यानी हमारे संविधान से ऊपर जाकर के कोई भी कानून नहीं बना सकता है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। अभी जो मान लो जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, तो समझो कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू कितना बड़ा होगा कि जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में की गई है, जो अपने आप में सबसे बड़ा कानून है हमारे देश की। तो अभी सोचो, अगर हम लोग बात करते हैं आरबीआई का, मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। क्या हमें लगता है, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे संविधान में किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? अभी हम लोग क्लासरूम में नहीं है, वर्चुअल क्लासरूम में है, तो मैं अभी आप लोगों से आंसर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ आप अपने आप को रिप्लाई करेंगे कि क्या आपको ये पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में वर्णित है, या संविधान के किसी न किसी जगह पर, चाहे किसी शेड्यूल में चाहे किसी पार्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया? तो करेक्ट आंसर इज नो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, लेकिन संविधान में कहीं उसका वर्णन नहीं है। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 315 में लिखा हुआ है, और यूपीएससी अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रही है, हाँ जस्ट अ सेकेंड होल्ड ऑन। जस्ट अ सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके ऑडियो वीडियो नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज किया है। जस्ट वीडियो जस्ट स्टॉप, जस्ट वेट। मैं एक बार टेक्निकल ग्लिचेस क्या है मैं पहले देख लेता हूं, और पहले एक बार रिलोड करके वापस पेज को देख रहा हूं, उसके बाद फिर वापस से आते हैं इसी पर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के एटलीस्ट यस बताएं, ताकि मैं बता सकूं कि हाँ ये सारी चीजें चल रही है और सही ढंग से जा रही है। ओके ग्रेट देन। किसी को कोई इश्यू है कि जिनके पास मेरा साउंड नहीं जा रहा है या फिर वीडियो नहीं जा रहा है, तो आप काइंडली सिर्फ वही लोग करें, वीडियो इजंट वर्किंग। ओके, वीडियो नुपुर शाह, वीडियो वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने ऊपर बार जो बना हुआ है जहां पर कि रिकॉर्डिंग के बटन क्लिक हो रहे होंगे, वहां पर जाकर के देखिए कि वीडियो के सेक्शंस होंगे, अगर आप उसमें जाकर के क्लिक करेंगे तो वीडियो होंगे। वीडियो नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो आप लोगों को विजिबल है या नहीं? ओके, बहुत सारे लोगों को वीडियो दिख पा रहा है, और इक्के दुक्के ऐसे हैं जिनके पास कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। तो लेकिन क्या आपको ऑडियो सुनाई पड़ रही है? अगर ऑडियो सुनाई पड़ रही है तो नथिंग, नॉट एन इश्यू, तो फिर सारी चीजें ठीक है। एटलीस्ट ऑडियो से अभी फॉर द टाइम बिंग अभी आप काम चला लें। अगर किसी भी तरह की टेक्निकल ग्लिचेस अगर इस तरह की होती है तो फ्यूचर में हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके ग्रेट। देव कल्पेश, यस ऑडियो वर्किंग, ग्रेट। So let's move ahead then.
तो सबसे पहले मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और यूपीएससी का मेंशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर आर्टिकल 315 और आर्टिकल 320 में यूपीएससी, और आर्टिकल 320 में क्या कहा गया है यूपीएससी के बारे में कि ये क्या करती है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है अपॉइंटमेंट्स के लिए यूनियन के लिए, यूनियन यानी केंद्र सरकार। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कंट्री में। इनफैक्ट अभी तीसरी तरह की भी स्ट्रक्चर आ गई है, पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज, लेकिन अभी हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर्स में दो ही को अभी मान करके चलते हैं फॉर द टाइम बिंग दो ही को मान करके चलते हैं, केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स यानी राज्य सरकार। तो इन दोनों सरकारों को लेकिन काम करने के लिए स्टाफ की तो जरूरत होती है, लोगों की तो जरूरत होगी, और लोगों की जरूरत होगी तो लोग भी इनको 3-4 तरह के चाहिए होते हैं। एक ऐसे लोग चाहिए जो कि ऑफिस का काम कर सकें, जो कि छोटे मोटे काम है, फाइल इधर से उधर ला करके देना, इस टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल पहुंचा देना, साफ सफाई का ध्यान रखना ऑफिस में, बाकी गार्डनिंग वगैरह जो ऑफिस की है वो सारा चीज को ध्यान में रखना। तो बेसिकली इस तरह के जो स्टाफ की जरूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, हम लोग उसको नॉर्मली क्लास 4 ऑफिसर्स कहते, क्लास 4 स्टाफ कहते हैं, या फिर हम लोग ग्रुप डी स्टाफ भी कहते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज हो गया है, तो पहले क्लास 4 कहा जाता था, अभी ग्रुप डी के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं अवार्ड स्टाफ आते हैं, पीऊन आते हैं, ये सब इसमें होते हैं। तो ये दोनों ही सरकारों को जरूरत होती है। दूसरी अगर बात करते हैं तो थर्ड, उसमें क्लास 3 यानी क्लर्क के लेवल के लोगों की जरूरत होती है। और क्लर्क में क्या होता है कि जो ड्राफ्टिंग करें, लेटर को ड्राफ्ट कर दें, टाइप कर दें, बाकी छोटे मोटे काम जो होते हैं पेपर वर्क वो फिनिश कर दें, ये आपको क्लास 3 में आता है। फिर आता है क्लास 2 ऑफिसर्स। क्लास 2 में ऑफिसर्स में जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, जूनियर ऑफिसर जो इन सारे पर निगरानी रखते हैं और इनको थोड़े बहुत अधिकार मिलते हैं जो कि सरकारी कामकाज को एग्जीक्यूट करने में मदद मिलती है। और सबसे ऊपर होता है क्लास 1 ऑफिसर, जिसको कि ग्रुप ए ऑफिसर बोलते हैं, जिसके लिए आप आज इस सेमिनार में बैठे हो। और ग्रुप ए ऑफिसर्स में आते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सारे ग्रुप ए ऑफिसर्स में आते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये सारे जो स्टाफ हैं, चाहे केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, मैं अभी राज्य सरकार की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यूनियन की है, तो मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात करूंगा। तो केंद्र सरकार में अगर हम लोग जब बात कर रहे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यूपीएससी रिक्रूट करती है इन सारे लोगों को ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए? आंसर या तो आपका हाँ होगा या नहीं होगा, या कुछ लोगों को ये पता होगा कि शायद उनको पता ही नहीं होगा। तो अभी अगर हम लोग ये बात करें तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि यूपीएससी इज नॉट अ रिक्रूटिंग एजेंसी। यूपीएससी कभी भी रिक्रूट नहीं करती है। तो देखिए आर्टिकल 320 में क्या कहा गया है, इट इज टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। ये केवल और केवल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है और उसके लिए रिजल्ट निकालती है, और रिजल्ट निकालने के बाद ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र सरकार को जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं, उनके नाम को रिकमेंड करती है कि हमने इन सारे को सिलेक्ट किया है, आपके कहने पर अब आप इन लोगों को रिक्रूटमेंट दे सकते हैं। तो यानी आपका फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल लिस्ट में नाम आ जाना ये काफी नहीं है कि केंद्र सरकार ने आपको रिक्रूटमेंट दे दिया, वो महज एक रिकमेंडेशन होता है, दैट्स इट। रिक्रूटिंग एजेंसी आपकी केंद्र सरकार ही होती है। तो यानी ये केंद्र सरकार के बिहाफ में यूपीएससी केवल एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है, और एग्जामिनेशन ही नहीं कंडक्ट करती है बल्कि उसका रिजल्ट निकाल करके केंद्र सरकार को रिकमेंड भी करती है। तो ये आर्टिकल 320 में इस तरह से दिया गया है। और ये केंद्र सरकार के लिए न केवल सिविल सर्वेंट्स को सिर्फ और सिर्फ जनरल पर्पसेस के लिए बल्कि स्पेशल पर्पसेस के लिए भी रिक्रूट करती है। जैसे कि अगर हम लोग मान लो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये सारा चीज, तो रिक्रूटमेंट के लिए अगर हम लोग ये सारा बात करें तो ये एग्जामिनेशंस न केवल इनके लिए सिविल सर्विसेज के लिए कंडक्ट करती है बल्कि इंजीनियरिंग जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज होती है उसके लिए भी करती है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के लिए भी करती है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए भी करती है, सीडीएस नाम सुना होगा आप लोगों ने, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए करती है,
एनडीए भी आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, एनडीए के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्स है जिनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट करती है। तो चलिए अभी हम लोग बाकी सारे एग्जाम्स के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग उनमें से सिर्फ एक सिविल सर्विसेज के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है और ये कैसे हमें हमारे लिए काम कर सकता है और हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन चूंकि यूपीएससी कंडक्ट करती है तो इसको हम लोग पॉपुलरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए भी जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी तो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो केंद्र सरकार के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने का काम करती है। तो हम लोग सारे एग्जाम्स के लिए तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग अब से क्या बोलेंगे कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्रैक करते हो तो आप क्या बनते हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईआरएस, या आपका जो भी ऑल इंडिया रैंक रहता है उसके हिसाब से आपको जो भी रैंकिंग मिलती है आप उसके हिसाब से आप सक्सेसफुली वो चीज कर सकते हो। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीज देखा कि ये सारा चीज आप कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए, आईएफओएस का मतलब आप ये मत समझना कि फॉरेन सर्विस और ये फॉरेस्ट सर्विस है, एफओएस। ओके जस्ट वेट, क्लास कन्वर्सेशन में कुछ चैट्स आ रहे हैं। कृति, वीडियो का परमिशन एक्सेप्ट करना होता है, लैपटॉप या फोन पर परमिशन एक्सेप्ट करो या वीडियो। जस्ट वेट, ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस हम लोग थोड़ी देर के बारे में। वेरी फाइन क्वालिटी शुभम ने कहा है, ओके ग्रेट शुभम। लेकिन जिनको ये मैसेजेस अभी थोड़ा बहुत नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ आप लोग ऑडियो से अभी थोड़ा काम चला लें, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अभी तुरंत में रिजॉल्व करेंगे, केवल 2-3 जगहों पर ये इशू आ रहा है तो हम लोग इसको एड्रेस करते हैं थोड़ी देर में। ओके ग्रेट, तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम का होता है, दूसरा स्टेज है मेन एग्जामिनेशन का, और तीसरा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, जैसा हम लोग सब जानते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसे काम करता है और किस तरह से ये आगे बढ़ता है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगभग 10 लाख पीपल फॉर्म फिलअप करते हैं और 10 लाख लोगों में आपका सिलेक्शन होना होता है। और सीट्स लगभग कितनी होती है, हर साल लगभग 1000 के अराउंड होती है, कभी थोड़ी ज़्यादा कभी थोड़ी कम होती है, लेकिन एक मोटे तौर पर मान करके चले तो रफली अराउंड 1000, यानी 10 लाख में से 1000 लोगों का सिलेक्शन होना होता है। तो उसमें भी ये सबसे पहली बाधा क्या होती है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं, इसको आप पास करते हो तभी आप मेन एग्जामिनेशन यानी जो एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आप क्वालिफाई करते हो। यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो केवल छांटने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस 10 लाख लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो यूं ही फॉर्म फिलअप कर देते हैं कि हाँ मुझे भी यूपीएससी करना है, मैं भी इस रेस में हूँ, मुझे भी कभी ना कभी जिंदगी में ये अफसोस ना रहे कि मैंने कभी यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं किया, बस इस कारण से वो फॉर्म फिलअप कर देते हैं। लेकिन सीरियस प्लेयर्स बहुत कम ही होते हैं। तो ऐसे सीरियस प्लेयर्स को ढूंढ निकालने के लिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, यानी बाकी सारे लोगों को इसमें जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं उनको छांटने का काम करता है, ऐसा यूपीएससी कहती है। तो यूपीएससी के इस सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो पहला पेपर होता है वो जीएस पेपर 1 का होता है और जीएस पेपर 2 का होता है, जिसको कि हम लोग पॉपुलरली सीसैट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जीएस पेपर 2 में, यानी जीएस पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, जीएस पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है। लेकिन जीएस पेपर 1 में आपको पास करना जरूरी है, जीएस पेपर 2 में भी पास करना जरूरी है, लेकिन दोनों के पासिंग में डिफरेंस क्या होता है कि जीएस पेपर 1 का जो मार्क्स होता है वो स्कोरिंग होता है और जीएस पेपर 2 का मार्क्स स्कोरिंग नहीं होता है। यहाँ पर केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 33% आपको मार्क्स लाने होते हैं।
तो आपको जीएस पेपर 1 से मतलब रखना है, जीएस पेपर 2 से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। ऐसा भी नहीं है, जीएस पेपर 1 को पास करना तो कम से कम जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 आखिर है क्या, लेकिन पहले थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया लेते हैं कि दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे के दोनों ही पेपर होते हैं और एक ही दिन में ये दोनों ही पेपर के एग्जाम्स लिए जाते हैं। और ये दिन जो होता है कोई भी एक संडे होता है, नॉर्मली ये मई या जून का कोई भी एक संडे होता है। अभी 31 मई का था, लेकिन कोविड के कारण ये डिफर हो गया है। अभी 5 जून को बैठक होने वाली है और उसमें 5 जून को ये पता चलेगा कि ये इस साल का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कौन सी तारीख को हो। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। और इसके बाद बात करते हैं तो दोनों ही पेपर, चाहे जीएस 1 की बात करें या जीएस पेपर 2 की बात करें, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दो ही मीडियम में होती है। यानी आपको अगर किसी और लैंग्वेज में आपको ये पेपर एक्सपेक्ट करना हो कि कोई और लैंग्वेज में भी ये पेपर पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होता है। हाँ, मेन एग्जामिनेशन आप इंडिया के काफ़ी सारी भाषाएं हैं, 22-23 भाषाएं, उसमें आप कर सकते हैं। हमारे शेड्यूल 8 में जितनी भाषाएं प्लस एक इंग्लिश 23 भाषाएं आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही भाषाओं हैं में आपको देना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, जो जिसमें कि आपको मार्क्स लाने हैं, जिसके बेसिस पर आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन यानी कि मेन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्शन होगा। तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसमें करंट अफेयर्स होता है, उसमें हिस्ट्री होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स होते हैं, हिस्ट्री इंडिया का होता है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी होता है, इंडिया का भी ज्योग्राफी होता है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस होता है, इंडियन इकोनॉमी पूछे जाते हैं, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस होते हैं। आर्ट एंड कल्चर इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी पूछती है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और जीएस पेपर 2 जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसमें कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश और हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन दिए रहेंगे, पढ़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जो कि जिसको कि हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कि आपको आम समझदारी कितनी है समाज में और बाकी चीज़ों को पढ़ करके किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसके बारे में। ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। इसके बाद रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि अगर हम लोग रीजनिंग, जैसे कि अगर कभी आपने एसएससी का प्रिपरेशन किया होगा या बैंक का प्रिपरेशन किया होगा या किसी दूसरे एग्जामिनेशन का जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग होता है, तो हमें पता है कि रीजनिंग कितने तरह की होती है, तो ये रीजनिंग भी उसमें पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ सवाल आते हैं। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी होता है और बेसिक न्यूमरेसी होता है और डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। बेसिक न्यूमरेसी यानी मैथ्स, अगर आपको सिंपल शब्दों में बोले तो मैथ्स। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हिंदी में भी पूछा जाता है, आप हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन डील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, ये पेपर केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। अगर पेपर क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग पेपर में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, धीरंजय दवड़ा, इलैबोरेट ऑन लॉजिकल रीजनिंग प्लीज। ओके, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो लॉजिकल रीजनिंग करने का मतलब है कि मान लो इसमें तो बहुत सारे पहले पेपर्स, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें कुछ एक चैप्टर्स अगर उठा लो, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि कुछ पेड़ बतख हैं, यानी कुछ ट्रीज जो है वो डक्स हैं और कुछ डक्स जो है वो पेड़ हैं और कुछ पेड़ पेंसिल्स हैं, तो कितने पेड़ पेंसिल हैं, ऐसा करके आपको आएगा, तो इसको कहते हैं हम लोग सिलोगिज्म। तो इस तरह की चीजें आती है। या नहीं तो ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर मान लो कि पूछा जाए कि ए बी के पापा हैं, सी डी के हस्बैंड है, डी ई की बेटी है, तो ई और ए में क्या रिलेशनशिप है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। तो कोई बात नहीं, ये सारे डिटेल्स चीजें आपको धीरे धीरे क्लास और लेक्चर्स के दौरान में आपको समझा दी जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट, ये सब बहुत ही सिंपल होते हैं, बेसिक्स होते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आप लोग क्लास में, आपको ये ट्रिक्स ऐसे बता दिए जाएंगे कि एक भी लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। डोंट वरी फॉर दैट। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको इसके लिए ही प्रिपरेशन देते हैं और आपको इस तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं ताकि लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शंस और मैथमेटिक्स के पोर्शंस के सवाल आपसे छूटे ना। ओके, दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं जीएस पेपर 2 की, तो ये भी हो गया बेसिक न्यूमरेसी या डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन।
लेकिन सबसे पहले मेन एग्जामिनेशन के लिए बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये दोनों पेपर्स की, अगर ये दोनों पेपर्स को हम लोग क्वालिफाई करते हैं, यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, अगर पहले क्वालिफाई करना जरूरी है तो उस क्वालिफाइंग करना यानी 33% सिर्फ जीएस पेपर 1 में जरूरत होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो जीएस पेपर 2 में सिर्फ क्वालिफाई करना है। जीएस पेपर 1 में अगर आपने स्कोर किया अच्छा यानी कितना, अब 200 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन है, अब 200 में आपको कितना लाना चाहिए कि 10 लाख लोगों में से केवल और केवल 12,000 से 13,000 लोगों का सिलेक्शन होगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ये सोचना है कि इस 200 में से जीएस पेपर 1 में कितने मार्क्स लाने चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो 150 मार्क्स लाना चाहिए, 160 लाना चाहिए, 170 लाना चाहिए, 180 लाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप जीएस पेपर 1 में अगर 100 से लेकर के 110 तक कोई भी एक एवरेज मार्क्स लाते हैं तो आपके मेन एग्जामिनेशन का रास्ता लगभग क्लियर होता है। क्योंकि आमतौर पर पास्ट का ट्रेंड क्या है, पास्ट का ट्रेंड हमारे यहाँ क्या है कि अगर जो कट ऑफ जाते हैं वो है 105, 107, कभी कभी 98, 97 भी जाता है, डिपेंड करता है कि उस साल क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो 110 to 115 कोई भी मार्क्स अगर जीएस पेपर 1 में लाते हैं और जीएस पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेन एग्जामिनेशन यानी आप फॉर्चुनेट 13,000 के लिस्ट में आप आ जाओगे। तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि आपने मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर लिया, आप टॉप 12,000 से 13,000 स्टूडेंट में हो और बाकी सारी भीड़ अब छट गई। अब जो बचे हैं वो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं जिनको कि अब यूपीएससी को सिलेक्ट करना है सिविल सर्विसेज के लिए। तो इस मेन एग्जामिनेशन में क्या होता है और कितने पेपर्स होते हैं एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेन एग्जामिनेशन के लिए जो बात करते हैं वो होता है क्वालिफाइंग पेपर। अगर हम लोग क्वालिफाइंग पेपर के लिए बात करें तो क्वालिफाइंग पेपर दो होते हैं, दोनों लैंग्वेज के पेपर होते हैं। और ये लैंग्वेज कौन सा होता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची है यानी 8th शेड्यूल, और इस 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दिए गए हैं और 22 लैंग्वेजेस में आप कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हो, चाहे आप हिंदी बोलो, आप संस्कृत बोलो, उर्दू बोलो, उड़िया बोलो, तमिल बोलो, ये सारे लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हो अपने वे, जो भी आपको सुविधा हो उसके हिसाब से आप चुन सकते हो। तो सपोज आपने हिंदी चुना तो हिंदी में 300 मार्क्स के होंगे। उसके बाद फिर होगा पेपर 2 और ये कंपलसरी इंग्लिश होता है। इसमें आपको कोई भी चुनाव का कोई अधिकार नहीं है कि मैं इस बेल्ट से आता हूँ, मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, मैं तमिल बेल्ट से आता हूँ, मैं कन्नड़ बेल्ट से आता हूँ। तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंग्लिश की परीक्षा देनी ही होगी और ये भी 300 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी मार्क्स केवल क्वालिफाइंग होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर है, यानी इसमें पास करना जरूरी नहीं है, तो इसमें आपको नंबर लाने जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम 300 में आपको 280, 250 ऐसे मार्क्स लाना है, आपको सिर्फ पास करना है। और पास करने के लिए सिर्फ 25%, उसकी तरह से 33% नहीं, यहाँ पर सिर्फ 25% आपको लाना होता है। तो अगर 25% मार्क्स देखो तो कितने होते हैं, 75। तो 300 में सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स लाने हैं आपको पास करने के लिए। और यूपीएससी ये देखना चाहती है कि क्या आप इतना आपके अंदर इतनी क्षमता है कि भारत के किसी भी एक भाषा के ऊपर आपकी पकड़ है या नहीं है, इसीलिए वो आपको टेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन इसके बेसिस पर ही सिलेक्शन करना है ऐसा नहीं है, इसलिए केवल उन्होंने क्वालिफाइंग पेपर रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 75 मार्क्स इसमें आपको लाने होंगे। और इंडियन लैंग्वेजेस में इंग्लिश के पेपर ए और पेपर बी मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट लेवल पर पूछे जाते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसमें एक छोटा सा एसे होगा। ऐसे आपको ये सर नेगेटिव मार्क्स है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं होते हैं। मैं आपको बताना भूल गया कि अगर हम लोग पीछे जाते हैं तो पीछे अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। यहाँ पर 1/3 आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे अगर आपने गलत जवाब दिया तो, और सही जवाब देते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। यानी 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स होते हैं।
जीएस पेपर 1 में, और जीएस पेपर 2 में 2.5 मार्क्स होते हैं इस तरह से। तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको और भी डिटेल से इसके बारे में समझाया जाएगा एक बार जब आप हमारे ब्रांच विजिट करते हो। लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही केवल और केवल नेगेटिव मार्किंग होते हैं। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट मेन एग्जामिनेशन के, तो मेन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि ये सारा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको लिखना होता है। क्योंकि आप जब लिखते हो तो वहां पर आप कितना अच्छा लिखे हो, किस तरह से लिखे हो, आपके लिखने की शैली कैसी है, आपके ग्रामर पर पकड़ कैसी है, आपका वर्ड की समझदारी कैसी है, इन सबको ध्यान में देख करके मार्क्स दी जाती है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि इंग्लिश में या हिंदी में, मैं अब हिंदी ही सिर्फ एक लेकर के अभी चल रहा हूँ। वैसे तो आप 22 भाषाओं को किसी को भी लेकर के चले, चाहे जिस भाषा को भी लो, लेकिन इसमें जो भी चीजें पूछी जाती है मैं उसके बारे में सिर्फ ब्रीफ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने बताया कि आपको एक छोटा सा एसे होता है, आप एसे लिखेंगे तो आपको 3-4 ऐसे दिए रहेंगे, उनमें से कोई भी एक के ऊपर ऐसे लिखना है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ऐसे ही लिखते हो तो ऐसे में ही आपके सफलता के चांसेस, यानी 75 मार्क्स लाने, 75 मार्क्स लाने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। इसके बाद छोटा सा एक संक्षेपण यानी प्रेसे लिखना होता है। आपको ट्रांसलेट भी करना होता है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रांसलेशन। आप अगर गुजराती में हो तो गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश से गुजराती या हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। ऐसी चीजें होती है। तो ट्रांसलेशन भी आपको थोड़ा बहुत सीखना जरूरी है, और कुछ ग्रामर पर पकड़ आपको जरूरी है। ग्रामर का नॉलेज आपसे चेक किया जाता है, आपका देखा जाता है कि आपका ग्रामर का लेवल क्या है। तो कुल मिलाकर के इसे पास करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान होता है। अगर थोड़ा भी आपने इसके बारे में पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर कर रहे हो, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एग्जाम को पास करना, इसके लिए क्वालिफाई करना पेपर ए और पेपर बी, ये बहुत ही मुश्किल नहीं होता है। यानी ये दोनों ही लैंग्वेज के पेपर बहुत ही आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है कंपलसरी पेपर्स की, और ये कंपलसरी पेपर 7 होते हैं, और ये कंपलसरी पेपर्स में आपको मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, केवल पास करना ही जरूरी नहीं है। यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप जितना ज्यादा मार्क्स लाओगे सफलता के चांसेस आपके उतने अच्छे होंगे। और यहाँ से आपका एक्चुअल डिटर्मिनेशन शुरू होता है, और एक्चुअली आप प्रिपरेशन इन्हीं सारे कंपलसरी पेपर्स के लिए दिल से करते हो। लेकिन दिल से करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अब ऑप्शनल पेपर, आप जो क्वालिफाइंग पेपर है उसके लिए करो ही नहीं, क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है कि ये जो दोनों क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश के, या आप जो भी लैंग्वेज लेते हो, से गुजराती लिया तो उसके लिए, अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं होते हो ना, तो ये जो 7 पेपर्स अभी जो शुरू होने जा रहे हैं, ये पेपर आपके चेक ही नहीं होते हैं। तो माइंड यू, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्क्स तो लाना है, लेकिन उन दोनों को पास करना जरूरी है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि हमने उसको भी पास कर लिया है, और ये पेपर भी हमारे सामने है। तो ये पेपर जो है, इसमें सबसे पहला जो पेपर आता है वो पेपर 1 कहलाता है, और पेपर 1 को हम लोग एसे के नाम से जानते हैं, और ये 250 मार्क्स का होता है, और इसमें 2 एसेज आपको लिखने होते हैं। तो 2 एसेज आपको, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, 8 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से 2 एसे चुन करके लिखना होता है, और दोनों ही एसे 125 मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपको ये दोनों ही एसेज आपको फिनिश करने होते हैं, और इसमें मल्टीपल टॉपिक्स आपको दिए रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 8 टॉपिक्स रहेंगे, उसमें से आपको 2 लिखने रहेंगे। कभी कभी उनका यूपीएससी की इच्छा है, कभी कभी 10 टॉपिक्स दे देंगे, उसमें से 2 लिखने हैं, कभी 8 रहेंगे। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। और ऐसे आपको किस तरीके से लिखना है, तो ऐसे के लिखने की अपनी एक शैली होती है। आपको उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यूअस करना पड़ता है। उसमें आपको शब्द को ध्यान में रखना होता है कि कौन से शब्द का इस्तेमाल करें, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करें, और भाषा पर भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से सिखाई जाएगी कि ऐसे आप कैसे अपना बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, ये पहला पेपर था जिसको, ये लेकिन कंपलसरी है, इसमें मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, ये याद रखना। अमूमन 125 एक पेपर का होता है, तो दोनों मिलाकर के 250 हो गए। तो अमूमन इसमें आप कितने मार्क्स लाना चाहोगे, ये सब चीज़ हम लोग लेटर डिस्कस करते हैं कि कितना ऐसे में आपको मार्क्स लाना चाहिए। और हाँ, ये धीरज ने पूछा है कि ऐसे किस लैंग्वेज में है, तो मैं आपको बता दूं
कि ये जो पेपर्स हैं, अब जो कंपलसरी पेपर्स शुरू हो गए, ये भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस दिए गए उस 22 भाषाओं में प्लस एक इंग्लिश यानी 23, इस 23 भाषा में आप किसी पर भी किसी भी लैंग्वेज में आप इन सारे पेपर्स को लिख सकते हो। कोई बात नहीं, मैं इन सारे जो क्लास कन्वर्सेशंस में जितने भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं 1 बाय 1 मैं इन सबको टेकअप करूंगा सेशंस को खत्म होने के बाद। लेकिन मीनवाइल आप जितने भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तब तक आप लोग करते रह सकते हो, क्वेश्चंस पूछते रह सकते हो। अभी मैं इन सारे क्वेश्चंस को उठाऊंगा तो सेशन अधूरा रह जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन। अगर हम लोग मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो चलिए अभी जो मेरिट के ऊपर में पूछे जाते हैं, मेरिट के ऊपर में अभी हम लोग इस सब चीज के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर से देखते हैं, अगर हमारा एसे का पेपर तो हो गया कंपलसरी पेपर, अभी एसे के बाद अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1 में क्या पूछा जाता है? तो इसमें पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में बहुत सारी बातें होती है, विमेन से रिलेटेड इश्यूज है, डिप्राइव्ड क्लासेस से रिलेटेड इश्यूज है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, चिल्ड्रन के बारे में इश्यूज है। तो ऐसी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी आप लोग वाकिफ हैं, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट और कल्चर से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जीएस पेपर 1 का है। और मैं आपको बता दूं ये सारे पेपर्स जो भी अभी मैं बताने वाला हूँ, चाहे ए से जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ये सारे 250 मार्क्स के होते हैं। यानी 250 सारे एक 250 मार्क्स के होते हैं। ऐसे में 2 ऐसे ही लिखने थे 125, यहाँ पूरे जीएस पेपर 250 मार्क्स के। जब जीएस पेपर 2 के बारे में बात करें तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत का संबंध दूसरे देशों के साथ कैसा है, हमारा पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध कैसा है, बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, WHO हो गया, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ब्रिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भारत के संबंध कैसे हैं, भारत की स्थिति क्या है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है और आपको इसके आंसर्स लिखने होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये डिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट जो होता है जीएस पेपर 3 का, इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी के बारे में यानी साइंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो रिसेंट साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, साइंस से रिलेटेड चीजें उनसे पूछी जाती है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड डे टू डे लाइफ चीजों में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्ल्ड में और भारत में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, उन सब के बारे में पूछा जाता है। और ये बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्यादा होता है। करंट के इवेंट में जो इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पूछी जाती है। उसके बाद आता है जीएस पेपर 4 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और ये रिसेंटली जोड़ा गया है यूपीएससी के सिलेबस में। और ये पेपर होता है एथिक्स का, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें सिविल सर्वेंट बनने के लिए, अगर आप सिविल सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके अंदर किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मोरालिटी और एथिकल सेंस में थोड़ा डिफरेंस है। देखो, अगर मुझे घूस लेना चाहिए या नहीं, मुझे डॉरी लेना चाहिए या नहीं, मुझे कास्ट सिस्टम में बिलीव करना चाहिए या नहीं, मुझे लड़कियों को मंदिर में जाना अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अगर मेरा ये पर्सनल थॉट है, मैं इन सब विषयों के बारे में पर्सनली कुछ सोचता हूँ, मेरे मन में किसी भी तरह का विचार चलता है, ये मेरा मोरालिटी कहलाता है। मैं आपको ब्रीफ जानकारी दे रहा हूँ। मतलब ये व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअल होता है, मोरालिटी इंडिविजुअल होता है। लेकिन एथिक्स जो होता है वो पब्लिक होता है। पब्लिक यानी हम पब्लिक प्लेस पर और पब्लिक जगहों पर किस तरह से हमारा बिहेवियर होना चाहिए, हम किस हिसाब से पब्लिकली हमें सोचना चाहिए। क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स भी बोलते हैं, यानी लोक सेवक, यानी लोगों के बीच में रह करके उनकी सेवा करनी है। तो वहां पर आपकी मोरालिटी यानी इंडिविजुअल थिंकिंग नहीं लानी है, वहां पर सोसाइटी के रूप में आपको सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप कभी ये सोचते हो कि अरे झूठ बोल देते हैं थोड़ा बहुत तो क्या जाता है, झूठ बोलना बहुत ये गुनाह तो नहीं है, कभी कभी झूठ बोल दिया, या छोटी मोटी चीजें अगर मैंने चोरी भी कर ली, स्कूल्स में मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे
किसी फ्रेंड के पास एक अच्छा सा पेंसिल या पेन दिखा तो मैंने चोरी करके रख लिया, तो मुझे लगा कि ये चीज तो अच्छी है, चलो कोई बात नहीं, तो ये मैं ऐसे, मेरा मोरालिटी ऐसा कह सकता है, मान लो। लेकिन क्या पब्लिक प्लेस पर कभी मैं बोल सकता हूँ कि चोरी करना अच्छी बात है, या मुझे चोरी करना चाहिए, या झूठ बोलना चाहिए इस लेवल पर? तो ये क्या है कि एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर चीजें जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है एथिकल, यानी एथिक्स, यानी पब्लिक डोमेन में आपका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, इस पर बेस्ड आपसे कुछ सवाल किए जाते हैं और आपको उसके आंसर्स देने होते हैं। और इसमें कुछ केस स्टडी जैसे भी चीजें होती है, ये सब आपको डिटेल्ड वे में जब क्लासेस शुरू होगा एथिक्स का, तो आपको बहुत ही विस्तार से कैसे आंसर्स करना है, किस तरह से उसके आंसर्स लिखने, ये सारी चीजें बताई जाएगी। और ये सारे पेपर मैंने जैसा पहले भी बताया 250 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे का होता है। और ये सारे एक ही दिन में कंडक्ट नहीं होते, इनके लिए अलग अलग दिन को टाइम अलॉटेड होते हैं। 5 दिन लगभग इसके लिए अलॉट होता है, यूपीएससी करती है, लेकिन यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इसे और चेंज करना चाहे तो कर सकती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट जीएस पेपर 4 के बारे में। अभी 2 पेपर और हैं। देखो अभी हमने कौन कौन से पेपर देखे, तो अभी हमने देखे एक पेपर ऐसे, दूसरा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, तो कुल मिलाकर के 5 पेपर हो गए। मैंने आपको बताया था कि जो मेरिट के लिए होते हैं वो 7 पेपर होते हैं। तो अब बारी आती है ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। तो ऑप्शनल पेपर 1 जो होता है, ये अब आपको चुनना होता है कि आपको कौन सा पेपर लेना है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए इतने सारे ऑप्शनल पेपर की लिस्ट है। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, इतनी सारी हैं। और ऊपर से अगर लैंग्वेज के लिए बात करो तो असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी एक पेपर ले सकते हो इसके लिए। तो ऑप्शनल पेपर 1, जैसे सपोज मैंने ज्योग्राफी लिया, मान लो इन सारे में, तो ऑप्शनल पेपर 1 में क्या होगा, ज्योग्राफी पेपर 1, और ऑप्शनल पेपर 2 में क्या होगा, ज्योग्राफी पेपर 2। और ये दोनों ही चीजें, अगर किसी ने गुजराती लिया तो उसके लिए क्या होगा, गुजराती पेपर 1, गुजराती पेपर 2। लेकिन दोनों में ही 250 मार्क्स होंगे, यानी कुल मिलाकर के ये 500 मार्क्स का हो जाएगा। और 3-3 घंटे का ये पेपर होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये सारे टॉप सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ले सकते हो। जितने लोग इंजीनियर्स हो, उसमें देखो इंजीनियर्स को सारे चीजें नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन आप चाहोगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी होगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई भी इंजीनियरिंग का हम लोग ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो अगर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये मेन एग्जामिनेशन की बात हुई, और मेन एग्जामिनेशन में टोटल नंबर कितने हो गए, तो देखो 7 पेपर, 250 मार्क्स, यानी सब मिलाकर के 1750 मार्क्स होते हैं। अब ये 1750 मार्क्स अगर हम लोग बात करें, तो 1750 मार्क्स में आपको क्या लगता है कि कितना मार्क्स लाना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1750 मार्क्स में आप कितना मार्क्स लाओगे तो आप क्वालिफाई करोगे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, तो 1750 में कुछ लोग बोल रहे हैं 800, कुछ 1000, कुछ 1500। ग्रेट, 1500, वृंदा ने कहा है 1500। ओके, ग्रेट ग्रेट, मोर देन 50%। तो मैं आप लोगों को एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखो कि पिछले साल का ये रिकॉर्ड है, पिछले साल जितने भी लोगों ने जो रैंकिंग हासिल की थी, ये है, ये पिछले साल का है। तो आपको दिख रहा होगा कि देखो ये 1750 मार्क्स यहाँ पर है, 1750 रिटन जो मेन एग्जामिनेशन के। अभी इसमें देखो कनिष्क कटारिया ने पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था, यानी ही वाज द टॉपर। And once Kanishk Kataria was the topper, and he was able to secure only 942 marks out of 1750. So can you imagine, out of 1750 he notched up only 942 marks. Strange, right? लेकिन कुछ लोगों को सबसे बहुत पहले से यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी है, तो उनके लिए ये स्ट्रेंज नहीं है। लेकिन जो लोग अभी अभी यूपीएससी को समझना शुरू किए हैं, सिविल सर्विसेज को समझना शुरू किए हैं, उनको थोड़ा बहुत आश्चर्य जरूर हो रहा होगा। टॉपर और उसको केवल 942 मार्क्स, ये बिल्कुल सही है। यूपीएससी में डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स लाना इतना भी आसान नहीं है। तो 942 यानी
समवेयर अराउंड 52, 53, 54% के आसपास। यानी अगर आप इतना भी मार्क्स लाते हो तो आप देखो आप टॉप कर जाते हो। और किसी ने कहा अभी 1500 मार्क्स, अगर 1500 मार्क्स आते हैं तो इसको तो इंटरव्यू, ये देखो इसके इंटरव्यू के मार्क्स हैं 179 और ये मेन एग्जामिनेशन को दोनों मिलाकर के 1121 आए हैं। तो अगर उसको 1500 मार्क्स केवल मेन एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप ये मान करके चलो कि वो इतिहास का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इतिहास पर का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा और उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला फिर कोई नहीं होगा। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन किसी ने सही कहा है कि कोई बात नहीं, लिस्ट अगर विजिबल नहीं है तो मैं आपको फिर से लिस्ट आपको आपके सामने वो शेयर करूंगा लिस्ट, तो डोंट वरी फॉर दैट। यहाँ पर भी लिस्ट वो अवेलेबल है, तो वो लिस्ट मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपने मेन एग्जामिनेशन में भी समवेयर अराउंड 800 के आसपास मार्क्स ले आया और आप मेन एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर लिए। मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तो बारी आती है तीसरे और फाइनल स्टेज की, वो है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की, जिसको कि हम लोग कॉमनली इंटरव्यू के नाम से जानते हैं। तो इंटरव्यू में मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में, 10 लाख लोगों में से 12,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था केवल मेंस आंसर को लिखने के लिए। और मेन एग्जामिनेशन में अब 12,000 लोगों में से कितने लोगों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा? तो रेशियो इज समवेयर अराउंड 1:3। यानी अगर एक पोस्ट होता है तो उस पोस्ट के लिए आपको 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो सोच लो अगर 1000 लोग को यूपीएससी को सिलेक्ट करना है तो उनमें से 3000 लोगों को सिलेक्ट करेगी। यानी 12,000 लोगों में से अब केवल 3000 लोग ही चुने जाएंगे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए। अब इन 3000 लोगों को इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ेगा। अभी इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो मैं आपको इंटरव्यू के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि यूपीएससी के बारे में जब आप बात करते हैं तो यूपीएससी न्यू दिल्ली में शाहजहां रोड पे धौलपुर हाउस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली वो भवन जो है, जैसे किसी न किसी भवन का नाम कुछ होता है तो वो धौलपुर हाउस के नाम से जाना जाता है। धौलपुर हाउस में आपकी एंट्री कब होती है? ऐसे आसानी से आपकी एंट्री धौलपुर हाउस में नहीं होती है। धौलपुर हाउस जब आप जाते हो तो इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हो तो ही आप धौलपुर हाउस में एंटर करते हो। तो जब आप धौलपुर हाउस जाते हो, वहाँ पर आप जा करके इंटरव्यू के लिए आप जब जाते हो तो आपको गेट पर पहले चेकिंग होती है। वहाँ पर सीआईएसएफ के जवान होते हैं काफ़ी, आपको ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। आप के हाथ में सारे पेपर्स होने चाहिए और आपकी एडमिट कार्ड होनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर होना चाहिए, तो ही आपको अंदर अलाउ करेंगे, वो भी आपके वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। यानी आपका आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी आपका होना चाहिए साथ में, तभी। और समय जिस समय होगा, जिस समय आपका कॉल लेटर में समय लिखा रहेगा उसी समय आपको एंट्री दी जाएगी, उससे पहले आपको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। और जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हो तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू बोर्ड के बाहर बिठा दिया जाता है। आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हॉल में बुलाया जाता है और वहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि मेंस आंसर राइटिंग से पहले आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म में आपने जितने भी पेपर्स सबमिट किए होंगे वो सारे पेपर्स के ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों ही लेकर के आपको वहाँ पर जाना होता है, इंक्लूडिंग आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के। तो जब वहाँ पर जाते हो तो आपकी बारी आती है तो आपको बुलाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स पहले से बैठे रहते हैं और वो जा करके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं जो आपने सबमिट किया है और आपके ओरिजिनल से। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान में रखना होगा कि मान लो आपने मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लिया और उसमें नाम आपका लिखा हुआ है प्रवीण कुमार सिंह, आपका नाम है, आपके पापा का भी नाम कुछ लिखा हुआ है XYZ सिंह। तो अगर मान लो आपने लिखा है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में PRAVEEN प्रवीण, ऐसा है आपकी स्पेलिंग है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में है PRAVIN, ऐसा है, तो वहाँ पर यह आपको दिक्कत कर देगी और ये दिक्कत आपको बहुत परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए जब भी कभी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यानी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप सारे सर्टिफिकेट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने चेक करो, क्या उसमें
आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में, +2 के सर्टिफिकेट में, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में, या और जो भी सर्टिफिकेट्स है, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट हो, सारे में आपका नाम करेक्टली स्पेल्ड तो है। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पापा का भी नाम अगर मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में पूरा है और कास्ट सर्टिफिकेट के नाम में बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ इनिशियल लिखा है, तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तभी और उस जगह पर आप जाते हो तो सबसे पहले आपका ये पर्सनालिटी टेस्ट से पहले जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपका हार्ट बीट थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा होता है, क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे होते हो। किसी का पहली बार होगा, किसी का दूसरी बार होगा, तो चाहे ये इंटरव्यू आपका पहली बार हो दूसरी बार हो, हार्ट बीट तेज होता ही है। ठीक है, अगर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह के इश्यूज हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बाद में अलग से लेक्चर्स में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पहले से ये सारा चीज आपको तैयार करके जाना चाहिए। लेकिन आप सोचो, आपको मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ देना चाह रहा हूँ। आप जिंदगी का सबसे बड़ा इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, सिविल सर्विसेज का, जो कि देश का सबसे बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम है, और उस एग्जाम के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। और उस समय अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई गलती निकल जाती है तो आपका हार्ट बीट तो और बढ़ जाएगा, आप और घबरा जाओगे, आपके अंदर थोड़ी नर्वसनेस सी आ जाएगी। और जब आपके अंदर नर्वसनेस उसी दौरान आ जाएगी, आपका इंटरव्यू कैसा होगा? आप सोचो, आपका इंटरव्यू खराब जा सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कभी आप इंटरव्यू के लिए, कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई कर लो। और अभी से नहीं, उसके 20 दिन 25 दिन पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लो। और जहां कहीं पर कोई गलती है तो कंसर्न्ड ऑफिस में जाकर के उसको ठीक करवा लो, तभी ये चीज ठीक होगा। लेकिन एनीवे, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है और आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा देते हो सक्सेसफुली, ऐसे चलो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस, और सक्सेसफुली आपका हो गया, तो आपको वहां से लेकर के जाया जाता है एक बड़े से हॉल में। वो धौलपुर हाउस का बड़ा सा हॉल होता है। वहां पर डिफरेंट कैंडिडेट्स, डिफरेंट प्रांत से, डिफरेंट रीजन और स्टेट से आए हुए कैंडिडेट्स आपकी तरह कोट टाई में, कुछ लोग केवल टाई में, कोट होता नहीं है, तो अलग अलग आपको चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेगी। और ये बहुत ही अच्छा पल होता है। तो जो आप वहां पर किसी एक टेबल पर आपको बोला जाएगा कि आप बैठ जाओ, और उस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी रहती है, उस पर 2-3 कैंडिडेट्स और भी होते हैं। तो वहां पर आप अपनी बारी का अब इंतजार करते हो कि आपकी बारी आएगी, और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो वहां पर आप थोड़े नर्वस होते हो, नई जगह होती है, नया माहौल होता है, बाकी सारे लोग आपको पढ़ने वाले दिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग पेपर में उलझे हैं, कुछ लोग कुछ और देख रहे हैं, कुछ लोग वीडियो लेक्चर्स सुन रहे हैं, कुछ किसी चीज में इन्वॉल्व है, लेकिन सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। केवल अभी आप पहुंचे हो तो आपको लगता है मैं ही एक हूँ, तो आप भी सामने पड़ा हुआ पेपर उठा लेते हो, लेकिन मन में जो आपका हलचल चल रहा है, हार्ट बीट जो आपकी बढ़ी हुई है, उसको आप रिलैक्स करने के लिए आसपास देखना भी नहीं भूलते हो। तो जब आप वहां पर रहते हो तो आसपास आपके जो बैठे रहते हैं, कभी आप गलती से उनसे पूछ लेते हो, भाई आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, तो वो आपसे सवाल कर देता है, भाई आप इसके बारे में जानते हो क्या, लेटेस्ट आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हो क्या। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को नहीं जानते रहोगे तो आपको और डर लग जाएगा, अरे ये भी पढ़ना था क्या, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। इससे अच्छा है, बेहतर है कि आप अपने मन में वहां जाकर के ज्यादा किसी से हाय हेलो के अलावा ज्यादा बात ना करें। केवल आपने जो भी चीज पढ़ा है आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, और अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करें, डीप ब्रीदिंग करें, इससे आप रिलैक्स्ड फील करोगे। इतने में थोड़ी देर के बाद आपका नाम पुकारा जाता है। तो नाम जब आपको पुकारा जाता है तो आपको लगता है किसी कॉर्नर से नाम आ रहा है, क्योंकि आप इतने ज्यादा उलझे हुए होते हो उस समय कि आपको नाम भी कहाँ से पुकारा गया तुरंत समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा आप अपना कॉन्शियसनेस गेन करते हो तो पता चलता है कि अच्छा इस कॉर्नर से नाम पुकारा गया, तो आप उनको देखते हो और बोलते हो कि चलो। तो फिर आप अपना सारा फाइल्स वगैरह लेके उनके साथ जाते हो। तो एक जगह आता है, वहां पर कॉरिडोर होता है, वहां पर बोला जाता है आपको कि अपनी फाइल्स सारी यहाँ रखिए, आप अपनी घड़ी तक उतार दीजिए, बेल्ट उतार दीजिए, सामने जो पेन लगा रहता है वो पेन भी आप निकाल दीजिए, शूज वगैरह चेक किया जाता है, बाकायदे आपके कमर वगैरह पर हाथ लगा करके चेक किया जाता है कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। तो ये सारा चीज आपका उतरवा लिया जाता है और केवल आपको आगे ले जाया जाता है। और जब आप आगे जाते हो तो आपके इंटरव्यू के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं,
और उस बोर्ड जिसके अंदर जाकर के आपको इंटरव्यू देना है उसके बाहर आपको बिठा दिया जाता है। और बिठा दिया जाता है तो आप, और उस गेट के बाहर एक लाल कलर का बल्ब जलता रहता है। तो हमें और आपको पता है कि वो लाल कलर का बल्ब मूवीज में, इंडियन मूवीज में देखते आए हैं कि किस गेट के बाहर जलता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने सही गेस किया, ऑपरेशन थिएटर। तो यहाँ पर भी हमारा भी वही हाल होता है, हमें भी लगता है कि हमें ऑपरेशन थिएटर में अब जाना है। और अंदर चूंकि वो बल्ब लाल जल रहा है, इसका मतलब अंदर किसी का ऑपरेशन हो रहा है और अब आपके ऑपरेशन की बारी होती है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के बाद वो बल्ब जलना बंद हो जाता है और अंदर से एक कैंडिडेट निकलता है पसीने पसीने। आपको देख करके थोड़ा नर्वसनेस होना लगता है कि अरे ये इतने पसीने पसीने होकर के आ रहा है तो हमारा क्या हाल होता होगा। नो, इट्स नॉट डेंजरस चिराग, इट्स नॉट डेंजरस, यू शैल एंजॉय इट, डोंट वरी। आप इसको एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। आप एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो जाओ, कम से कम क्लेम तो करोगे, हाँ इस डेंजरस सिचुएशन को मैंने फेस किया था। कोई बात नहीं। तो अभी आप जैसे वो कैंडिडेट बाहर निकलता है तो आपके मन में ये होता है कि यार उससे एक बार पूछ लूं कि क्या पूछा अंदर। आपके मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि क्या पूछूं, लेकिन सामने जो बैठे रहते हैं जो वॉचमैन, वो तुरंत उसको रोकते हैं, बोलते हैं नहीं कोई भी बातचीत नहीं होगी। उसको ले जाते हैं और उसका सामान जहाँ रखा होता है उसको गाइड करते हैं, वहां से सामान लो और सीधे जाओ। आपसे बातचीत भी नहीं करने दिया जाता है। उसके बाद गेट वापस से बंद होता है, आपको बाहर ही वेट करने के लिए बोला जाता है और 2-3 मिनट के बाद फिर आपका नाम पुकारा जाता है और बोला जाता है अब आप अंदर जाओ। हार्ट बीट तब तक बहुत ज्यादा तेज हो चुका होता है, माइंड यू, और सब कुछ सामने अंधेरा सा छाने लगता है, बस आप चल रहे होते हो। गेट खोलते हो और मे आई कम इन, अंदर सर हैं मैडम है ये भी नहीं दिखता है आपको ढंग से, और आप बोलते हो मे आई कम इन सर्स, जो कि नॉर्मल हमारे जुबान पर होता है। लेकिन किसी का कंसर्शनेस अच्छा है तो वो मे आई कम इन सिर्फ इतना ही बोल करके अंदर जाते हैं ताकि सर या मैडम हर्ट ना हो। मे आई कम इन प्लीज बोल करके अंदर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद आपको बोला जाता है बैठिए। तो वहां पर सामने आपके एक चेयरपर्सन बैठे रहते हैं, 2 उनके लेफ्ट हैंड साइड में, 2 राइट हैंड साइड में, और आप उनके ठीक सामने बैठते हो। तो कुल मिलाकर के 5 लोगों का बोर्ड होता है जो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपकी शुरुआत सबसे पहले चेयरमैन करते हैं, और चेयरमैन आपकी शुरुआत करने के बाद वो आपसे आपका कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलें, कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझसे जो पूछा गया था, मुझसे पहले एक फोटोग्राफ दिखाया गया था, मेरा फोटोग्राफ दिखाया गया था, वो पासपोर्ट साइज का जो लेटेस्ट आप लेके जाओगे, और एक बहुत ही स्टूपिड सा सवाल ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, और वो बोला जाता है कि इज इट यू, क्या ये फोटोग्राफ में ये जो दिख रहे हैं ये आप हो? अब बताओ, हम मेरा फोटोग्राफ मैंने ही ला करके सबमिट किया और मुझसे ही ये सवाल पूछा जा रहा है क्या ये आप हो? तो हाउ रिडिकुलस इट इज। लेकिन फिर भी आप वो तो नहीं बोलोगे ये कैसा बेहुदा सवाल है। तो आप वहां पर क्या पूछोगे? वहां पर बोलोगे यस सर इट्स मी। तो उसके बाद बोलते हैं ओके। उसके बाद फिर आपसे कुछ सवाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनके सामने टेबल पर पड़ा रहता है, और उस डॉक्यूमेंट से वो सवाल करना शुरू करते हैं। और जैसे ही चेयरमैन सवाल पूछना शुरू करते हैं तो उसके बाद वो गाइड करते हैं दूसरे को वो सवाल पूछने के लिए बोलते हैं, दूसरे फिर सवाल करते हैं। वो दिल की संतुष्टि तक सवाल पूछेंगे, जब तक आपसे मन ना भर जाए तब तक वो सवाल करेंगे। फिर दूसरे की बारी आएगी, तीसरे, चौथे, और एंड में वापस से फिर चेयरमैन के पास आएगा। और चेयरमैन के पास आएगा तो चेयरमैन फिर आपसे इच्छा होगी तो 2-4 सवाल और करेंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे कि यू मे गो नाउ। और इसके बाद फिर आपको बाहर निकलना होता है। जब बाहर आकर के आप अपनी घड़ी वापस लेते हो और देखते हो तो ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स हो चुके होते हैं। स्ट्रेंज, आप 30 से 40 मिनट इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठ गए और आपको पता भी नहीं चला, और निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा। और शुरुआत के सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने 2-3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। 2 बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और तीसरा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी डीआरडीओ के लिए। तो इन सारी चीज़ों में कैसे समय बीत जाता है ये पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू बोर्ड से निकलते हो तो आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा दिया, इतना अच्छा चला गया आपका इंटरव्यू। और मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत के 1-2 मिनट ही आप बस अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अंदर में जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वही आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो 1-2 मिनट के बाद ही आप नॉर्मल हो जाते हो और उनके साथ बहुत ही अच्छे से आंसर्स करना शुरू कर देते हो। तो ये तो रही इंटरव्यू की बात। लेकिन इंटरव्यू में आपको मार्क्स होते हैं 275,
और 275 में से आपको कम से कम लाने की कोशिश करनी चाहिए। 160 to 180 के बीच आइडियल स्कोर है। अगर आप 180 या ऐसे तो लाने वाले लोग 200 प्लस भी मार्क्स लाते हैं, और सबसे खराब मार्क्स आते हैं तो उसको 110 115 भी मार्क्स आते हैं। लेकिन मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताया कि 160 से 180 के बीच लाते हो तो एक अच्छा सा स्कोर माना जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में। और मैं आपको बता दूं कि पर्सनालिटी टेस्ट में यानी इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता है। यानी आपने वहां पर चेहरा दिखा दिया, हाय हेलो बोल करके आ गए, सिर्फ आपका इंटरव्यू सबसे खराब भी गया तो 33% आपको कोई काट नहीं सकता है। यानी कि आपको मिनिमम कम से कम जो मिलने वाले हैं वो 100 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं, आपका इंटरव्यू चाहे कितना भी बकवास गया हो। तो आप, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, तो नोबडी फेल्स इन दिस एग्जामिनेशन। लेकिन मैटर कहाँ पर करता है, तो मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स के। तो मान लो आपको 800 मार्क्स थे, सपोज आपने मेंस एग्जामिनेशन में 800 मार्क्स लाए थे और आपको इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया, तो सपोज आपको आ गए अराउंड 180 मार्क्स आ गए, तो 800 प्लस 180 तो 980 मार्क्स आपको आ गए ना। लेकिन आपका कोई फ्रेंड था, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, लेकिन वो तो फेल नहीं होगा, लेकिन उसको भी मेन में 800 ही मार्क्स थे सपोज, तो लेकिन उसको 110 मार्क्स ही मिला, तो उसको कितने मिले 910, और आपको कितने मिले 980। तो अभी बताओ, टॉप आप 3000 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, उसमें टॉप 1000 में जाने का किसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? आपका, राइट? जी हाँ, इसी कारण से इंटरव्यू में आप मार्क्स अच्छे लाते हो तो आपकी सफलता का चांसेस बढ़ जाता है। ये अलग बात है, कोई फेल नहीं होता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि इंटरव्यू में जितना भी अच्छा मार्क्स आप ला सको। ठीक है, तो ये रही इंटरव्यू की बातें। अब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, मार्क्स है टोटल 1750 मार्क्स के, 275 पर्सनालिटी टेस्ट के, तो सब मिलाकर के 2025। तो जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था यहाँ पर कि ये सारे मार्क्स, अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर आपको इंडिया का टॉपर बनना है, तो देखो इंडिया का टॉपर बनने के लिए 1121 मार्क्स आए इसे। अभी 1121 मार्क्स में आप भी अगर 1000, आप किसी ने बोला था 1500 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर आप 1200 मार्क्स भी लाते हो तो आप मान करके चलो कि अगले टॉपर देश के आप ही होने जा रहे हो। एंड दैट वुड बी रियली ग्रेट कि कोई टॉपर हमारे यहाँ से निकले, गुजरात से निकले, हमारे किसी भी सेंटर से निकले, दिल्ली से निकले या यूपी से निकले, एमपी से निकले, हमारे किसी भी सेंटर से निकले, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सौगात लेकर के ही आएगा, साथ ही हमें भी एक गर्व करने का एक मौका देगा। तो चलिए अभी इसको सेशन को आगे बढ़ा करके और कुछ जानकारी इसके बारे में लेना चाहते हैं कि प्रीलिम में एग्जामिनेशन कब होता है। बेसिकली हम लोग इसको प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मली ये जून के महीने में होता है या मई, जैसा मैंने पहले भी बताया था। इस बार 31 मई को था, लेकिन कोविड के कारण ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। 5 तारीख को इसके ऊपर डिसीजन आने वाला है कि ये कब होने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेन एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर में होता है और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो फरवरी मार्च में कंडक्ट होता है। लेकिन अभी पिछले साल का भी इंटरव्यू अभी डेफर हो गया है, तो कब कुछ लोगों का इंटरव्यू हो चुका था, कुछ का बाकी था, तो अभी कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। और फाइनल रिजल्ट बाय द एंड ऑफ अप्रैल या मई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक में आ जाता है। और उसके बाद अगर फाइनल लिस्ट में आपका नाम होता है तो मैं बता दूं कि वही धौलपुर हाउस, वही यूपीएससी भवन, उसके ठीक बाहर कभी आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा तो आप कभी जाना, तो आप देखना कि उसके गेट के बाहर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड, जो कि पुराने कभी कॉलेज के ज़माने में हमारा जो नोटिस बोर्ड हुआ करता था वैसे नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, जिसके ऊपर जाली लगी रहती है ताकि बाहर से नोटिस कोई फाड़ करके ना ले जाए। तो ये सरकारी चीज़ें हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहती है वहाँ पर। और वो नोटिस बोर्ड में आपका रिजल्ट प्रिंट होता है। ऐसे तो रिजल्ट ऑनलाइन भी आ जाता है, और रिजल्ट ऑनलाइन आ जाता है तो आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन भी देख सकते हो, लेकिन वो रिजल्ट आपको वहां पर भी पेस्ट होता है। और पता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और उस लिस्ट में नाम होता है, वो हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके सिर्फ एक सेल्फी लेने के लिए उस नोटिस बोर्ड के पास जाते हैं। और उस जबकि ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख चुके होते हैं, फिर भी खुशी इतनी होती है कि वो उस नोटिस बोर्ड के पास जाकर के, अपने रोल नंबर के पास जाकर के वो सेल्फी खिंचाते हैं कि देखो मेरा भी नाम इस लिस्ट में। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी कम से कम हजारों नहीं तो कुछ सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल करके दिल्ली तो जा ही सकते हो, और शाहजहां रोड में यूपीएससी भवन के धौलपुर हाउस के बाहर, उस नोटिस बोर्ड के बाहर आप भी जाकर के सेल्फी लो। मेरी आप लोगों से यही
कामना है, यही दुआ है और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जाकर के वहां पर यूपीएससी भवन के बाहर सेल्फी लो और अपने फेसबुक इंस्टाग्राम स्टेटस पर अपडेट करो और प्राउडली अक्लेम करो कि नाउ आई एम इन द फाइनल लिस्ट। और मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके लिए जितनी खुशी लेकर के आता तो है तो वो तो आता ही है, लेकिन आपके परिवार के लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर के आता है ये आपको मैं बता नहीं सकता हूं। मैं आपको एक सिर्फ इतना बताता हूं कि आप अगर मान लो दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हो या अहमदाबाद में रह के प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी और शहर में जो अपने गांव से आकर के उस शहर में रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये खुशी आप अपने घर जाकर के बाद में शेयर करोगे, लेकिन पूरे आसपास के गांव समाज मोहल्ले के लोग आपके घर में आपके पेरेंट्स को फूल माला हार पहना करके पहले ही सेलिब्रेट कर चुके होंगे। तो सोचो, क्या आप अपने एक स्टेप से अपने घर परिवार वालों को इतनी खुशी दे सकते हो? ये पॉसिबल है, आप बहुत आराम से दे सकते हो, और वो भी कैसे, ये भी सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एग्जामिनेशन क्लियर करना है, सिंपल क्लियर करना है, सिंपल वे में क्लियर करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और क्लियर करो। और ज़िंदगी में आप ये जो खुशी चाहते हैं ये आपको बहुत आसानी से और बहुत आराम से मिल सकता है। लेकिन ये आप जानते हो ना कि आपके सपने जितने भी बड़े होंगे उसके लिए मेहनत भी उतना ही करना होता है और उसी तरह से मेहनत भी करना होता है। तो आपको मेहनत करने के लिए कैसे करना है, क्या नहीं करना है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, थोड़ा बहुत हमें आइडिया है, तो हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे और आपको वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। किस तरह से बेस्ट तरीके से पहुंचा जा सके आपको वहां तक, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी तरफ से कोई भी कसर आपको वहां तक पहुंचाने में न रखेंगे, लेकिन आपको मेंटली पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि क्या आप इसके लिए वाकई तैयार हैं। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको भी वही बटरफ्लाई जो स्टोमक में आता है, वही सारा एक्सपीरियंस आपको दिलाने के लिए हम तैयार हैं। और फाइनल लिस्ट में आपका नाम हम भी देखना चाहते हैं, और न केवल उस नोटिस बोर्ड पर बल्कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भी नोटिस बोर्ड पर आपका नाम, फोटोग्राफ, एड्रेस, रोल नंबर्स, ये सारा हम लोग भी पेस्ट करना चाहते हैं। तो होपफुली कि ये सेमिनार, ये सेशन आपको लिए फ़ायदेमंद रहा होगा, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आपके साथ शेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत मन हो रहा है कि इस लॉकडाउन में बहुत दिनों के बाद कुछ बोलने का मौका मिला है, आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मिला है। बहुत दिनों से मैं स्टूडेंट्स को मिस कर रहा था, लेकिन आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के सामने आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर से ही सही, लेकिन एटलीस्ट मैं स्टूडेंट्स के बीच वापस आकर के बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी दे पाया होगा। एक स्टेप आप सही डायरेक्शन में बढ़ पाए होंगे, इसकी मुझे खुशी होगी। लेकिन जितनी भी जानकारी आपको और चाहिए वो हम लोग आपको रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से कॉल करके 1 by 1 आपके सारे डाउट्स का जानकारी और जवाब देंगे। तो डोंट वरी, आप घबराइएगा मत कि आज आपको कॉल नहीं आया इंस्टीट्यूट से, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और इस लिस्ट में सबको बारी बारी से कॉल करते में, सारे के डाउट्स को क्लियर करने में हो सकता है आज शाम हो जाए या हो सकता है कल सुबह या कल दोपहर तक भी आपको कॉल आए। आप घबराना बिल्कुल मत, हम बिल्कुल नहीं, हम आगे बढ़ कर के आपको कॉल करेंगे। मीनवाइल आप कुछ सवाल करना चाहते हो तो अगर जानकारी मैं कुछ एक दो के आंसर्स दे पाया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे पाया तो मैं आप लोगों को पर्सनली कॉल करके बताऊंगा। फीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर भी चहल एकेडमी आपको बता देगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड के क्लासेस के लिए आपको बता दी जाएगी। और व्हेन किसी ने जवाब किया कब, मेरा नाम, माय नेम इज प्रत्युष कुमार रत्न। सॉरी मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया, मेरा नाम प्रत्युष है और मैं टीचिंग के फील्ड में सिंस 2001 से मैं पढ़ा भी रहा हूँ और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के साथ साथ डिफरेंट एग्जामिनेशंस को भी क्वालिफाई किया है। 2001 में मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से, मैंने उसमें गोल्ड मेडल लिया था। फिर मैंने LIC ज्वाइन किया एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, फिर मैंने वहाँ ब्रांच मैनेजर के रूप में कुछ दिन काम किया। फिर मैंने IB ज्वाइन किया, IB ज्वाइन करने के बाद एज अ सीनियर इंस्पेक्टर,
फिर मैंने यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाई करने के बाद एज ए डीआरडीओ में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम किया, और उसके बाद फिर मैंने फुल टाइम आज टीचर हूँ और आप लोगों के सामने आप लोगों को मैं गाइड करने का काम करता हूँ। तो दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बाकी सारी बातें क्लास में और आपको मेरे बारे में जानकारी मिल सकती है। तो कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप लोगों को फ़ोन से 1 बाय 1 जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपने परिवार के साथ इस लॉकडाउन में भी आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, आप अपने मनोबल को टूटने नहीं दे रहे होंगे और साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए भी मजबूत स्तंभ बने हुए होंगे। तो इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। थैंक यू सो मच।